नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट सक्सेस जोन में। हमेशा की तरह आपके लिए एक वीडियो स्टैटिक जीके का, जो आपको जितनी भी आपकी एग्ज़ाम है जो आप जिसमें आपका स्टैटिक जीके आता है उसके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, आपका रेलवे एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल या जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की आपकी एग्ज़ाम है जिसमें स्टैटिक जीके पोर्शन आता है, उस सभी के लिए आपको क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इसमें हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन को जोड़ा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जोड़ा है जो लगता है कि एग्ज़ाम के लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से पढ़िए कीजिए क्वेश्चन को, समझ के कीजिए क्वेश्चन को, ताकि हमसे कोई भी गलती नहीं हो। विश्व नृत्य दिवस, पहला क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? विश्व नृत्य दिवस, वर्ल्ड डांस डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 जून, 23 मई, 6 मई या 29 अप्रैल? तो देखिए, वर्ल्ड डांस डे जो है वो कब मनाया जाता है बेटा? 29 अप्रैल को, है ना। ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। कब से मनाया जा रहा है? 1982 से, है ना। जीन, एक नाम ध्यान रखिएगा, जॉर्जेस नोवरे। ठीक है, अब ये कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ये जो है ये एक फ्रांसीसी डांसर है बेटा, है ना। और इन्हें ही आधुनिक बेले नृत्य का पिता कहा जाता है। जो बेले डांस होता है तो आधुनिक बेले नृत्य का पिता किसे कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है, जीन जॉर्जेस नोवरे। ये एक फ्रांसीसी संगीतकार, एक फ्रांसीसी डांसर हैं, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 29 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से हमें पढ़ना है, दिक्कत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, थर्ड वर्ल्ड मतलब इसका हिंदी में करूं तो क्या होगा? तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग क्या एशियाई देशों के लिए, विकसित देश, विकासशील या तेल उत्पादक? तो थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है उसका यूज किया जाता है विकासशील देशों के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से। अब थर्ड वर्ल्ड क्या है? थर्ड वर्ल्ड मतलब ऐसे देशों के लिए यूज किया जाता है जो दूसरे देशों से क्या है, पिछड़े हुए हैं, या दूसरे देशों से क्या है, अलग हैं, जहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है, यहाँ जिस देश में संसाधनों की कमी है, गरीबी है, भुखमरी है, उन देशों के लिए क्या यूज़ किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो विकसित देश, एशियाई देश, विकासशील देश या तेल उत्पादक। तो विकासशील देशों के संदर्भ में हम थर्ड वर्ल्ड शब्द का क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट, खेल में बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं शब्द। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक वर्ड हमने देखा था चाइना मैन, कि चाइना मैन शब्द का यूज़ किस लिए, किस स्पोर्ट में होता है? तो वो स्पोर्ट्स कौन सा था बेटा? क्रिकेट था। क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का यूज़ होता है। अब चाइना मैन बॉलर होते हैं। भारत के पहले चाइना मैन बॉलर का नाम क्या था? कुलदीप यादव। क्या नाम था उनका? कुलदीप यादव। अब ये चाइना मैन बॉलर क्या होता है? चाइना मैन बॉलर मतलब ऐसा बॉलर जो अपने लेफ्ट हैंड से लेग स्पिन गेन करता हो, वो होता है। तो भारत के ऐसे पहले चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव हुए। ऑस्ट्रेलिया के ब्रेड हॉक बहुत अच्छे बॉलर जाने जाते थे। तो ऐसा वर्ड चाइना मैन होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है भाई? टेनिस से। जब टेनिस में सर्विस के दौरान फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, जो सर्विस की जाती है, बॉल को मारा जाता है, जब फॉल्ट होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डबल फॉल्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत में शिवन समुद्र जलप्रपात कहाँ है? शिवन समुद्रम फॉल्स इज लोकेटेड इंडिया, कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो शिवन समुद्र जलप्रपात जो है बेटा वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, इस पर 1902 में, ठीक है, एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र बनाया गया था। एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र की यदि बात करें, एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ बना था भाई? शिवन समुद्र जलप्रपात में। ठीक, ये किस नदी पर है? अगर मैं नदी की बात करूं तो ये नदी कौन सी आएगी? कावेरी नदी। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। तो शिवन समुद्र जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। नदी कौन सी आ रही है भाई? आपकी कावेरी नदी। और इस पर एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र बना था। तो एशिया का जल विद्युत केंद्र जो पहला था वो कब बना था आपका? 1902 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड, NOCIL,
की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए NOCIL की स्थापना किस वर्ष की गई? 71, 82, 51 या 61? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्या आपका 1961। 1961 में की गई। अब ये संस्था है क्या, इसको समझते हैं। देखिए NOCIL ये एक रबड़ केमिकल कंपनी है, ठीक है, जो उद्योग टायर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, जो उद्योग मतलब जैसे उद्योग जहाँ पर रबड़ केमिकल की ज़रूरत होती है तो ये रबड़ का केमिकल बनाती है और अलग अलग कंपनी इसमें क्या करती है, सप्लाई करती है। यह एक रबड़ केमिकल फैक्ट्री है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी बेटा? 1961 में, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है भाई? रबड़ प्रोसेसिंग। रबर प्रोसेसिंग वाली जो कंपनियां हैं उनको रबर केमिकल देती है, ठीक है, या रबर से जो भी चीजें बनती हैं उनको जो केमिकल यूज होता है वो केमिकल बनाती है ये कंपनी। अगला देखें, निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। राजा रमन्ना, जे भाभा, CN राव या शेखर बसु? देखिए भारत का नाभिकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले बात करें तो किसका नहीं है? तो CN राव का नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि CN राव जो थे वो एक रसायन शास्त्री थे, ठीक है, एक क्या थे? रसायन शास्त्री थे। इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया। 2014 में क्या दिया गया था इन्हें? भारत रत्न दिया था। अब ये क्या रसायन शास्त्री थे? इन्होंने लगभग, पता है आपको, 45 किताबें और लगभग 1500 शोध पत्र लिखे हैं। 1500 कितने शोध पत्र लिखे हैं। और इनका संबंध जो है वो हमारे परमाणु क्षेत्र से नहीं है। ये क्या थे? रसायन शास्त्री थे और उनको भारत रत्न कब मिला था? 2014 में मिला था। लेकिन यदि मैं बात करूं इसमें राजा रमन्ना की, तो राजा रमन्ना का योगदान परमाणु क्षेत्र में है। हमारा जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो डेट थी बेटा 18 मई 1974 को, और इस परमाणु परीक्षण में राजा रमन्ना का क्या था? बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था, इसका कोड नेम भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या था? तो पहला परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्ध, ठीक। अब ये पहले परमाणु परीक्षण में योगदान किसका था? राजा रमन्ना का। राजा रमन्ना के नाम पर एक परमाणु केंद्र भी है जिसको बोलते हैं आर्केड, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र, और ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा, इंदौर में है राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र। अब मैं बात करूं दूसरे ऑप्शन की, क्या दिख रहा है? होमी जे भाभा। होमी जे भाभा जो थे इनको भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। मतलब जब भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो परमाणु कार्यक्रम का क्या बोला जाता है? इनको जनक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमाणु कार्यक्रम क्या किया था? शुरू किया था। CN राव के बारे में हम देख सकते हैं। शेखर बसु ये पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग होता है तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इनका संबंध भी किससे है बेटा? इनका संबंध भी परमाणु से है। राजा रमन्ना का भी है, होमी जे भाभा क्या है, लेकिन CN राव का नहीं है। CN राव क्या थे? रसायन शास्त्री थे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि किसका योगदान नाभिकीय क्षेत्र में नहीं है? CN राव का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना जो शुरू हुई थी बेटा वो हुई थी पहली वाली दिसंबर सन 2000। मतलब डेट जो है वो थी 25 दिसंबर सन 2000 को। अब ये अंत्योदय अन्न योजना क्या है? देखिए अंत्योदय अन्न योजना का सीधा सा संबंध है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, सभी को खाद्य सुरक्षा मिले। तो इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था जिनकी इनकम 15,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। ऐसे लोग जिनकी इनकम साल भर की 15,000 से कम है वो अंत्योदय अन्न योजना के क्राइटेरिया में आ रहे थे, ताकि हर व्यक्ति को खाद्य की सुरक्षा मिल सके, हर व्यक्ति को क्या मिल सके? भोजन मिल सके। क्योंकि हमारा संविधान भी हमें स्वच्छ भोजन और स्वच्छ वायु का अधिकार देता है। तो दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 से इसकी शुरू हुई और इसका जो सेकंड है 2.0 वर्जन जो है अंत्योदय अन्न योजना का वो शुरू किया था 25 सितंबर 2014 से। मोदी सरकार ने शुरू किया था इसका सेकंड वर्जन 2.0 25 सितंबर 2014 से। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहली कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को, पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है?
गंडक, कोसी, महानदी, कृष्णा, लूनी, कावेरी या नर्मदा और ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बेटा, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है, अनूपपुर। अनूपपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक से ये नदी निकलती है और ये एक नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ताप्ती दूसरी जगह से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर के कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये जो है ये कहाँ जाके किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और ये टोटल ट्रेवल करती है 1012 किलोमीटर। अगर मैं मानूँ ये मध्य प्रदेश की, सॉरी ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं मध्य प्रदेश से एक नदी और निकल रही है जिसका नाम है ताप्ती, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है, बैतूल। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, मुल्ताई से निकलती है। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं ये पूरब से किस ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर। बाकी सब नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। और ध्यान रखिएगा ये दोनों नदियाँ जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में मतलब समझ में आता है आपको, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब कि जब ये जाके समुद्र में मिलती हैं, जब ये जाके समुद्र में मिलती हैं तो उससे कुछ दूरी पर छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती हैं, एक साथ जाके नहीं गिरती हैं। कभी अरब सागर में एक साथ जाके नहीं गिरती हैं। ये मतलब जैसे मैं नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा जो है वो 27 किलोमीटर पहले एस्चुरी बना देती है। मतलब ये जब मिलती है जाके तो उसके 27 किलोमीटर पहले छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती है और फिर जाके ये मिलती है। डेल्टा में क्या होता है, सीधी एक साथ जाके मिल जाती है। तो ये दोनों नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा आपको। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करना, सिविल कोड फॉर द सिटीजन। ठीक है, सिविल कोड फॉर द सिटीजन लागू करना। अब ये CCC लागू करना, अब ये है क्या भाई, देखिए किस अनुच्छेद में। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझें कि ये चीज़ है क्या। देखिए संविधान में एक चैप्टर हमने पढ़ा है जिसका नाम है DPSP। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब ये जो है ये हमने किस देश के संविधान से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए। DPSP के बारे में बात कर रहे हैं तो DPSP जो है वो हमारा शुरू होता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर कहाँ तक बेटा, 51 तक। अब ये जो सभी आर्टिकल हैं ये DPSP से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो CCC की बात कर रहा है, सिविल कोड फॉर द सिटीजन की बात कर रहा है। तो सिविल कोड फॉर सिटीजन की बात करता है क्या, आर्टिकल नंबर 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 44। अब ये CCC है क्या, इसको समझिए। देखिए CCC मतलब होता है कि किसी भी देश के, ठीक है, हमारे देश के, किसी भी देश के नहीं, हमारे देश के नागरिकों को समान नागरिक संहिता देना। मतलब कुछ धर्म के सबके अपने अपने क्या बने हुए हैं बेटा, एक्ट बने हुए हैं, अपने अपने नियम बने हुए हैं। जैसे मैरिज एक्ट बना, हिंदू मैरिज एक्ट, अदर धर्म का अलग मैरिज एक्ट, विरासत से रिलेटेड कुछ अलग धर्म के एक्ट बने हैं, गोद लेने की परंपरा, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। और अलग अलग एक्ट के हिसाब से सब धर्म अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब CCC लागू हो जाएगा, जब CCC लागू हो जाएगा तो सिर्फ एक ही कानून रहेगा और वो सभी पर क्या होगा, लागू होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, है ना, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, जैन हो, पारसी हो, कोई से भी धर्म को मानने वाला हो, उसके लिए एक ही लागू होगा। तो आर्टिकल नंबर 44 में है भारत का एकमात्र, ये अभी तक लागू नहीं हुआ, पर भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पर CCC क्या है बेटा, लागू है। अब बात करते हैं, क्लियर हुआ CCC के बारे में। CCC DPSP के आर्टिकल नंबर किस में है, 44 में। आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो आर्टिकल 47 बोलता है, आर्टिकल 47 बोलता है कि लोगों के पोषण आहार की व्यवस्था राज्यों को करना है। पोषण आहार की व्यवस्था मतलब हर व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति कुपोषित ना रहे, सभी व्यक्तियों को क्या मिले, पोषण आहार मिले। उसके बाद यदि हम बात करें आर्टिकल नंबर 43
43 की। 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, किस उद्योग को, कि हर राज्यों को ये कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कुटीर उद्योग को क्या करे, बढ़ावा करे। आर्टिकल 44 ट्रिपल सी के बारे में अभी हमने पढ़ा। और 46 जो है SC ST जाति के जो लोग हैं उनकी शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था हो, ये भी राज्यों का क्या है, कर्तव्य है। ये भी हमारे किस में लिखा हुआ है, DPSP में। तो ये आर्टिकल सभी DPSP में। वो पूछ सकता है कि आर्टिकल नंबर 47 का संबंध किससे है, तो राज्यों को ये व्यवस्था करना है कि पोषण आहार सब व्यक्तियों को मिलता रहे। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग वाला है। 44 ट्रिपल सी, 46 SC ST के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना। तो बात हो रही है आपकी समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 44 में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए। मतलब बात सीधी कर रहा है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की, कि मौलिक अधिकार बताइए भाई किस आर्टिकल से शुरू है और किस आर्टिकल में खत्म है। तो इसका सही आंसर आएगा 12 से 35, क्योंकि 36 से 51 अभी हमने देखा, इसमें तो DPSP है। तो 12 से 35 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं। ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, 12 में कुछ बात है, कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, 13 में कुछ है ना। ऐसे करते हुए 12 से 35 तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से रिलेटेड है ना 2 केस याद रखिएगा। एक केस का नाम याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस। इसका संबंध भी किससे है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार, है ना। ये केस हुआ था 1973 में। और एक केस याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, ये केस हुआ था 1980 में। ठीक है, दोनों केस का संबंध किससे है, मौलिक अधिकार से। इसमें एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 13, जिसमें मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को चुनौती देता है। तो ये आर्टिकल नंबर किसको चुनौती दे रहा है भाई, 368 को, जिसमें हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये थोड़ा डीप में है, डीप में हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इतना ध्यान रखें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 13 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को चुनौती देता है, तो आर्टिकल नंबर 368 को। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे 12 से 35। अच्छा, कौन से भाग में है, भाग नंबर 3 है ना। कौन से भाग में है, भाग नंबर 3। क्लियर हुआ। भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार को बताया गया है। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। 2 केस याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस। और आर्टिकल इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 13 किस आर्टिकल को चुनौती देता है, तो आर्टिकल नंबर 368 को देता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है, क्लियर है हमें, संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है, जितनी भी संवैधानिक संस्था है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम देखते हैं कि देखिए हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक भारत में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया है, 324 में, आर्टिकल नंबर 324 में कहा है कि हमारे देश में एक केंद्रीय चुनाव आयोग होगा। ठीक है, इसके सदस्य की नियुक्ति कौन, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसमें एक आर्टिकल और ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 324 का क्लॉज नंबर 2, इसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। किसके तहत, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कब तक होती है भाई, इसके तहत होती है आर्टिकल नंबर 324 के क्लॉज नंबर 2। 324 में क्या है, चुनाव आयोग। इसमें एक आर्टिकल और याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 326 का जो संबंध है वो वयस्क मताधिकार से। जो आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो ये किस आर्टिकल में, 326 में। लेकिन जब संविधान बना था, जब आपके वोट की जो उम्र थी वो कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन बाद में संविधान में कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। कैसे हुई भाई ये, तो इसके लिए संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1990 में। उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी। तो 1990 में क्या किया गया था, संविधान संशोधन किया गया। कौन से नंबर का, 61वां। तब जाके 18 से 21 से हमारी वोट डालने की उम्र कितनी हुई, 18। इसके लिए एक समिति भी गठित की गई थी बेटा, तारकुंडे समिति।
पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए तारकुंडे समिति का संबंध किससे है। तो तारकुंडे समिति का संबंध जो है वो किससे आएगा, चुनाव सुधार से। किससे आएगा, चुनाव सुधार से। तो भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर वो आर्टिकल पूछ रहा है तो आर्टिकल नंबर क्या आएगा बेटा, आर्टिकल नंबर आएगा 324। कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 324। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। यजुर्वेद की शाखाओं की बात हो रही है कि यजुर्वेद में कितनी शाखाएं, 3, 2, 5 या 4। तो यजुर्वेद में शाखाओं की संख्या कितनी है भाई, 2। 2 शाखाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है कृष्ण पक्ष या कृष्ण शाखा, और एक शाखा होती है कौन सी, शुक्ल शाखा। अब ये क्या है भाई, यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारे यहाँ जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तो जितने भी वेद है हमारे, वो टोटली वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। तो 4 वेद में जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हवन किया जाता था, हवन सामग्री, हवन किस तरीके से होता है, तो ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैली में यजुर्वेद जो है उसमें जितनी भी लाइनें हैं वो गद्यात्मक और क्या है, पद्यात्मक भी हैं। तो इसमें जो शाखाएं बताई गई हैं वो कितनी शाखाएं हैं बेटा, 2 शाखाएं है ना। एक होती है कृष्ण शाखा और एक होती है कौन सी, शुक्ल शाखा, ठीक है। और ये यज्ञ से रिलेटेड है ना। यजुर्वेद जो है उसका संबंध किससे है, भारत के पूजा पाठ, जो यज्ञ दिया जाता है, आहुति दी जाती है, ठीक है, उससे रिलेटेड इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। 4 वेद होते हैं हमारे, कितने वेद होते हैं टोटल, 4। चलिए, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव में मानव जाति की विविध सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। इसमें से कृष्ण नृत्य को यूनेस्को ने शामिल किया। भाई यूनेस्को है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई यूनेस्को है क्या। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी भाई, 16 नवंबर 1945 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। ये क्या काम करता है, ये विश्व विरासत को, ठीक है, इसकी कई सारी कैटेगरी होती है, जो हेरिटेज बिल्डिंग होती हैं, विश्व विरासत वाली चीज़ें होती हैं, उनको संरक्षित करता है, उनको अपनी सूची में शामिल करता है। तो उसमें जो ये शामिल करा है उसने, उसमें किया है क्वेश्चन के हिसाब से दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा को उसने, बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसको कौन सी सूची, सांस्कृतिक विरासतों के प्रतिनिधि सूची में 2021 में। 2023 में इसने गुजरात के किसको शामिल किया है, गरबे को शामिल किया। किसको शामिल किया, गरबे को शामिल किया। तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासतों की सांस्कृतिक सूची में 2021 में दुर्गा पूजा, 2030 में किसको शामिल किया है भाई, गरबे को शामिल किया। ध्यान रखिएगा इस बात को। और यूनेस्को का जो गठन है वो कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस आएगा आपका कहाँ, जेनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया भाई, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय किस घराने से। तो ये किस घराने से भैया, बनारस घराने से। ये क्या वादक थे, सारंगी, सरोद, सितार या तबला। तो ये जो वादक थे बेटा, ये कौन से वादक थे, तबला वादक थे। ध्यान रखिएगा, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो किस वाद्य यंत्र से आएगा, तबले से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य है इसमें से कौन सा, फगुआ, फुगड़ी, बिहू या माच। माच नृत्य नहीं, एक नाटक होता है, एक नाटक भी होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गोवा का है, तो गोवा का जो है वो है कौन सा भाई, फुगड़ी। फुगड़ी जो नृत्य है वो किसका है, गोवा का। देखिए गोवा की एक जो है आपकी कोंकणी भाषा है ना, कोंकणी भाषा है, कोंकणी बोली है, कोंकणी प्लस मराठी, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण करके ही एक नृत्य बनता है। वो नृत्य होता है कौन सा, फुगड़ी नृत्य। अगर मैं फगुआ नृत्य की बात करूं तो ये होली पर आपके झारखंड वाले एरिया में किया जाता है फगुआ नृत्य। बिहू तो सबको पता है कहाँ पर होता है भाई, असम में होता है। और माच जो नाटक है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक है ना। और माच की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के कहाँ से मानी गई है, उज्जैन शहर से मानी गई है। माच की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के कौन से शहर से है, उज्जैन से है। और माच जो है वो मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय नाटक है, राजकीय नाट्य है। तो माच मूलतः मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में होता है बेटा, मालवा में। कहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, मालवा में। लेकिन क्वेश्चन पे चलते हैं, गोवा का लोक नृत्य क्या आएगा, फुगड़ी। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेवती चिट्टियम नगई नाटकम
दसीय अट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? देखिए, भारत में जो है वो भारतीय संगीत अकादमी ने कितनी नृत्य शैलियां बोली हैं? 8। कितनी नृत्य शैलियां हैं? 8। अब इस 8 नृत्य शैलियों में से ये जो नृत्य हैं वो किस शैली के अंतर्गत आ रहे हैं, वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो ये जो आ रहे हैं ये आपके आ रहे हैं मोहिनी अट्टम से। किससे आ रहे हैं? मोहिनी अट्टम, जो केरल में किया जाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को इसमें क्या किया गया, बताया गया। अब 8 नृत्य शैलियां देखते हैं हम कौन कौन सी है। देखिए, 8 नृत्य शैली में पहली मैं बात करूं तो पहली एक नृत्य शैली है उनसी कथक। दूसरी नृत्य शैली क्या हो जाएगी आपकी? कथकली, ये अलग अलग है, ठीक है। तीसरी आ जाएगी आपकी क्या? कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी तीसरी हो गई आपकी। चौथी आ जाएगा आपका क्या? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। उसके बाद आ जाएगा आपका मणिपुरी, मणिपुरी के बाद आ जाएगा आपका ओडिसी, उसके बाद आ जाएगा आपका भरतनाट्यम। हो गए आपके 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक आ जाएगा आपका सत्रिया, ठीक है। तो टोटल कितनी शैली हो गई? 8। एक और शैली को शामिल किया है संगीत एकेडमी ने, जिसका नाम क्या है? छाऊ, है ना। तो वैसे तो ध्यान रखिए 8 है, लेकिन कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिलेगी। तो भारत की जो नृत्य शैलियां वो कितनी हैं? 8 है। और उस 8 में तेवी चिट्टम, नगई नाटकम, दसी अट्टम जो है वो किसका है भाई? मोहिनी नृत्य का, जो मोहिनी अट्टम जो शैली है ना, उससे रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? छठ पूजा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीआईपीओ का हेड ऑफिस कहाँ है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन या भारत? तो ये कहाँ पर है भाई? स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? जेनेवा में। अब ये भाई संगठन है क्या? इसका नाम क्या है? वीआईपीओ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये जो है संगठन, जो लोगों के जैसे हम समझते हैं कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है ना, कोई नया अनुसंधान होता है, और उसको कुछ रिसर्च को क्या करना, उस रिसर्च को लोगों के सामने सुरक्षित रूप से पेश करवाना, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। भाई आपने कोई इन्वेंशन किया, अब उसमें आपका पेटेंट होना चाहिए, आपके नाम पर है, पता चले उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, तो उससे रिलेटेड संरक्षण देना, है ना। और आपस में ये जो इसके जो सदस्य देश है, ये सदस्य देश क्या करते हैं? ये सदस्य देश उसको मैनेज करके रखते हैं, ताकि भाई किसी भी देश के कोई भी इन्वेंशन को कोई दूसरा व्यक्ति उसका क्रेडिट ना ले ले, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश है बेटा वो कितने हैं? 193। कितने हैं? 193। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, WIPO। ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा। स्थापना कब हुई थी विश्व बौद्धिक संपदा की? 1967। और हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्लियर हुआ, WIPO विश्व बौद्धिक संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 193। और हर साल 26 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? इसका डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस का गठन किया था? लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्र संघ का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई? वुडरो विल्सन। क्या आ जाएगा भाई? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। देखिए 1919 का समय था, ठीक है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे कौन? वुडरो विल्सन। इन्होंने राष्ट्र संघ मतलब लीग ऑफ नेशंस मतलब कई देशों का एक ग्रुप बनाया, कई देशों को साथ में लेकर आए। तो इनको ये क्या थे? 1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लीग ऑफ नेशन में। इसलिए 1920 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। तो शांति के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए इन्हें क्या दिया गया था बेटा? नोबेल अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1920 में, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। चलिए
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। तो देखिए इसको समझिए। देखिए जब ब्रिटेन के सम्राट नाम सुना होगा आपने, जॉर्ज पंचम। क्या नाम था भाई? जॉर्ज पंचम। और उनकी वाइफ मैरी। ये जब भारत आए थे तो इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया क्या किया गया था? बनाया गया था। वो सन कौन सा था? 1911। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तरीके से था। इसका निर्माण जो शुरू हुआ है वो कब हुआ था? 1913 से। और ये बन के रेडी हुआ था 1924 में, जब जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत की याद में इसको बनाना शुरू किया गया था 1913 में। और ये बनकर तैयार हुआ था कब? 1914 में। लेकिन जॉर्ज पंचम और मेरी जो आए थे वो कब आए थे? 1911 में। उस समय ये लगभग बना नहीं था। उस समय ये बना नहीं था, बनना शुरू हुआ 1913 से, बन के तैयार हुआ 1924 में। और याद रखिएगा, जब हमारे देश से ब्रिटिश उपनिवेश काल खत्म हुआ था, जब अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी जा रही थी, जब अंग्रेजों के आखिरी सैनिकों की टुकड़ी गई थी, वो डेट थी 12 फरवरी 1948, सॉरी 28 फरवरी 1948। 28 फरवरी 1948 को अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी जो निकली थी वो कहाँ से निकली थी? 48 में कहाँ से निकली थी? गेटवे ऑफ इंडिया से। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो 1913 से शुरू हुआ, 1924 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन जॉर्ज पंचम और मेरी जो आए थे उनके स्वागत के लिए बनाया गया था, लेकिन पूरी तरीके से ये मतलब एक अलग तरीके से बनाया गया था। ये पत्थरों वाला नहीं बना था। बाद में उनके वो आए थे, उनकी याद के लिए बनाना शुरू कब किया गया? 1913 में। ठीक है, तो गेटवे ऑफ निर्माण कब किया गया? शुरू 1913 में, बन के तैयार हुआ था कब? 1924 में। तो ये हमारी आज की क्लास रही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे, आपके आने वाली एग्जाम में क्या होंगे? बेनिफिशियल साबित होंगे। बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।